हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। वेलकम बैक टू गब्बर सिंह ट्यूटोरियल्स। कैसे हो तुम? कोई भी परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स उस पर लिख सकते हो। आज के क्लास में हम लोग एल्काइंस चैप्टर इसके ऊपर काम करना शुरू करने जा रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसका एल्काइन चैप्टर। तो कुछ भी बात आगे बढ़ने से पहले तुमको ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि एल्काइंस किनको कहते हैं और एल्काइंस का स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर किसी मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम कहते हैं मॉलिक्यूल के अंदर एल्काइन फंक्शनल ग्रुप है। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग कहते हैं एल्काइन फंक्शनल ग्रुप। और अगर हमें कोई एल्काइन बनाना है, किसी एल्काइन का स्ट्रक्चर लिखना है, तो हमारे माइंड में इतना तो होना ही चाहिए कि कार्बन को 4 बॉन्ड्स बनाने होते हैं। तो अभी एक एक बॉन्ड में और बनाना पड़ेगा। दोनों तरफ तुम हाइड्रोजन आइटम्स को जोड़ दो या फिर कुछ एल्किल ग्रुप्स को जोड़ दो। तो इस तरह से हम छोटे छोटे एल्काइंस का स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। तो हमने जैसे दोनों तरफ हाइड्रोजन आइटम्स को जोड़ दिया और ऐसा करके हमें जो एल्काइन मिला ये सबसे छोटा पॉसिबल एल्काइन है। इसका नाम लिखोगे तो 2 कार्बन की चेन है, सो एथ, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन जोड़ते हैं तो इथाइन कह सकते हैं इसे। एथ प्लस आइन मिला करके इथाइन, या फिर इसे पॉपुलर वे में, कॉमन नेम में इसे हम लोग एसिटाइलिन भी कहते हैं। एसिटाइलिन तो आईयूपीएसी नेम इथाइन, कॉमन नेम एसिटाइलिन। थोड़ा और बड़ा स्ट्रक्चर बनाना है तो इन हाइड्रोजन एटम्स को हटा करके कोई एल्किल ग्रुप जोड़ दो। जैसे यहां पर हमने इस हाइड्रोजन को हटाया और एक मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। आईयूपीएसी नाम लिखना चाहो तो 1 2 3 कार्बन एटम्स की चेन है, सो प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। या फिर कॉमन नेम में अगर हम लिखना चाहें तो एसिटाइलिन, और इसमें तुलना करो तो हाइड्रोजन को हटा करके मिथाइल लगा दिया है, तो इसीलिए इसे हम लोग मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। मिथाइल एसिटाइलिन भी कह सकते हैं। दोनों तरफ हाइड्रोजन हटा दो, कुछ और एल्किल ग्रुप्स जोड़ दो। जैसे एक तरफ हमने जोड़ दिया प्रोपाइल ग्रुप, फिर बीच में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और दूसरी तरफ हमने जोड़ दिया इथाइल ग्रुप। इधर प्रोपाइल इधर इथाइल, बीच में ट्रिपल बॉन्ड, तो ये फिर से हमारे पास एक एल्काइन बन करके तैयार हो गया। इसका नाम लिखना हो तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है तो हेप्ट, और ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ता है उधर से तुम्हें नंबरिंग करनी होती है तो इधर से पास पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 4 के बीच में है तो हेप्ट 3 आइन। तो इस वे में एल्काइंस का स्ट्रक्चर बनाते चले जाओगे। तो एल्काइंस क्या होते हैं? तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और एल्काइंस क्या होते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा उनको एल्काइंस कहेंगे। और कुछ एग्जांपल्स भी हम लोगों ने बनाए। फिर इन एल्काइंस को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस। और जैसा नाम है वैसा स्ट्रक्चर। टर्मिनल, कार्बन कार्बन मतलब कार्बन एटम्स की पहले चेन बना लो और बिल्कुल एंड पर, यहां पर चाहे यहां पर अगर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दो तो कहोगे ये टर्मिनल टाइप का एल्काइन हो गया। नॉन टर्मिनल कैसा होगा? कार्बन चेन और ये अंतिम पोजीशन, पहला पोजीशन, इन दोनों को छोड़ करके बीच में कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो। जैसे कह दो यहां लगा दिया तो ये अंदर वाले पोजीशन पर है, इसीलिए नॉन टर्मिनल या इंटरनल एल्काइन भी कभी कभी कह देते हैं।
तो हम लोग एल्काइंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। तो जैसे यहाँ पर जितने एल्काइंस बने हुए हैं, इसका ट्रिपल बॉन्ड बीच में है तो ये नॉन टर्मिनल टाइप का एल्काइन हो जाएगा। और बाकी के दोनों एल्काइंस को देखो, ट्रिपल बॉन्ड बिल्कुल इंड पर है। ठीक, इस हाइड्रोजन को भी ध्यान देना, जो नॉन टर्मिनल जो टर्मिनल एल्काइंस होंगे उनमें यहाँ पर एक इस तरह का H भी मिलेगा। तो इस H को भी देख करके बात कर सकते हैं कि ये जो है टर्मिनल एल्काइन टाइप का सिचुएशन है। इथाइन दोनों तरफ H और H है, इधर उधर कोई भी फालतू कार्बन नहीं है, तो ये भी टर्मिनल टाइप के एल्काइन में ही आएगा। तो इस वे में एल्काइंस का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे और जरूरत पड़ने पर अगर कभी हमारे सामने शब्द इस्तेमाल किया जाता है टर्मिनल एल्काइन एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन, तो इन शब्दों को पहचानेंगे। राइट, ओके। तो जो टर्मिनल एल्काइंस होते हैं, अगर हम उनकी बात करें थोड़ी सी, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, एक तरफ हाइड्रोजन लिख दे और दूसरी तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप लगा दे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एनीथिंग यू विश, तो डेफिनेटली ये टर्मिनल एल्काइन ही होगा। और टर्मिनल एल्काइंस में ये हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। कितना एसिडिक होता है? तो ये इतना एसिडिक होता है कि अगर सोडियम मेटल से इसका रिएक्शन करा दो तो सोडियम मेटल इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक, इतना एसिडिक है। एसिडिक तो है, ठीक है, अगर देखा जाए तो सभी हाइड्रोजन कहीं ना कहीं एसिडिक हो जाएंगे। किसी भी नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन लगाओगे तो हाइड्रोजन को एसिडिक कहा जा सकता है, लेकिन कितना एसिडिक है वो ज्यादा बड़ा प्रश्न होता है। रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, कितना आराम से करेगा, कितना मुश्किल से करेगा, ये हमें फील करना होता है। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एसिडिक कहा जा सकता है। अगर यही पूछा जाए कि एसिडिक है कि नहीं, तो ठीक है, एकदम बाल की खाल निकालेंगे तो हाँ एसिडिक हमेशा रहेगा, लेकिन क्या ये रिएक्शन कर पाएगा या कौन कौन से रिएक्शन कर पाएगा, हमें वो फील करना होता है। तो ये हाइड्रोजन एसिडिक है और इतना एसिडिक है कि सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। तो हाइड्रोजन को हटाओ, सोडियम लगा दो, सोडियम क्या करेगा? हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। सोडियम जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। मोस्टली हम लोग कहते हैं कि जो एसिडिक हाइड्रोजन्स होते हैं सोडियम उनको डिस्प्लेस कर देता है। राइट, तो ये सोडियम जो इस हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। रिएक्शन लिखोगे तो RC ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम बना दो। और ये जो हाइड्रोजन गया कहाँ गया? मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब H2। तो ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन मिलाकर दोगे तो H2 हो जाएगा। बैलेंस करना चाहते हो तो इसको दो बार, इसको दो बार, इसको दो बार लिख दो, या फिर इसको हाफ लिख दो, तभी बैलेंस हो जाएगा। तो हमें ये वाला तरीका ज्यादा पसंद है, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम्स मिलकर के H2 बनाएंगे तो एक अकेला हाइड्रोजन हाफ H2 के इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है। तो इस वे में रिएक्शन का बैलेंस कर लिया। तो कुल मिलाकर क्या सीखा हमने? ये जो टर्मिनल एल्काइन का ये वाला हाइड्रोजन है ये एसिडिक होता है। कितना एसिडिक होता है? तो ये इतना एसिडिक है कि सोडियम से रिएक्शन कर सकता है। एसिडिक हाइड्रोजन पर थोड़ा बात हम लोगों को और करना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई हैलोजन है, ठीक, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, पहले सल्फर लिख देते हैं, सल्फर है और नाइट्रोजन है, तो मोस्टली इनके साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया या किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन के साथ या सल्फर के साथ या नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो हम लोग इन हाइड्रोजन्स को एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। और ये सारे हाइड्रोजन जो है सोडियम से डिस्प्लेस कराए जा सकते हैं। जैसे एक बेहद सिंपल एग्जांपल, हम लोग पानी के मॉलिक्यूल को जानते हैं, इसका रिएक्शन सोडियम से कराते हैं। सोडियम क्या करेगा? एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब थोड़े इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को खींचते रहते हैं तो क्लोरीन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, सल्फर पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर माइनस, हाइड्रोजन पर प्लस।
और इस प्लस चार्ज की वजह से हाइड्रोजन एसिडिक हो जाएगा। ये प्लस चार्ज इतना ज्यादा रहेगा, एसिडिक उतना ज्यादा मान लेंगे हम लोग। ठीक, एसिडिक नेचर चेक करने के और भी तरीके होते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक नेचर को काफी डिटेल में पढ़ा है, तो वो चीजें तो अपनी जगह है ही, लेकिन जस्ट किस तरह के हाइड्रोजन को एसिडिक कहा जाए, तो इस तरह के हाइड्रोजन को एसिडिक कहेंगे। और ये सारे के सारे हाइड्रोजन जो है सोडियम से डिस्प्लेस कराए जा सकते हैं। तो जैसे पानी का रिएक्शन तुम सोडियम से करा दो तो हाइड्रोजन को सोडियम डिस्प्लेस कर देगा और बन जाएगा NaOH प्लस, ये हाइड्रोजन कहाँ गया, तो 1/2 H2 लिख करके रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो इस वे में जहां भी कहीं एसिडिक हाइड्रोजन रहेगा, बहुत बार तुम इसे सोडियम से डिस्प्लेस करा पाओगे। कभी कभी हाइड्रोजन का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिक स्ट्रेंथ इतना कम होगा कि उसे सोडियम से डिस्प्लेस नहीं भी कराया जा सकेगा। जरूरी नहीं है कि सभी एसिडिक हाइड्रोजन को जो है सोडियम से डिस्प्लेस कराया जा सके, लेकिन फिलहाल एल्काइंस का जो ये हाइड्रोजन ये इतना एसिडिक है कि इसे हम सोडियम से डिस्प्लेस करा सकते हैं। ठीक, ये चीज हमारे मन में होना चाहिए। और ये सारे हाइड्रोजन भी सोडियम से डिस्प्लेस कराए जा सकते हैं। कभी कभी हमारे पास प्रश्न ऐसा होता है, कार्बन के साथ इस वे में हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, फिर कार्बन के साथ इस वे में हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है, और कार्बन के साथ इस वे में हाइड्रोजन जोड़ दिया गया है। इनमें से कौन सोडियम के साथ रिएक्शन कर पाएगा, ये हम लोगों को सोचना है। तो देखो, सभी जगहों पर कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, सभी में हाइड्रोजन है। क्या इन सभी के हाइड्रोजन इतने एसिडिक है कि ये सोडियम के साथ रिएक्शन कर पाए? तो यहां कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp3, यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp2, और यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे sp आएगा। और जैसे जैसे हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, sp3 से sp2, sp2 से sp, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज इंक्रीजिंग। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। तो जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है तो क्या होगा, ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों को थोड़ा जोर से अपनी तरफ खींचेगा। ये भी खींचेगा लेकिन उतना जोर से नहीं जितना ये वाला। फिर ये सबसे कमजोर तरीके से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो ये हाइड्रोजन सफिशिएंटली एसिडिक है। यहां पर हमने डिस्कशन किया ही है कि ये हाइड्रोजन इतना एसिडिक होता है कि सोडियम से रिएक्शन कर जाएगा। बाकी दोनों का एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, ये दोनों कमजोर एसिड्स है। मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम, इसका थोड़ा ज्यादा, इसका थोड़ा और ज्यादा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ रही है। तुम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का पावर। कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ, कोई भी एटम या कोई भी एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को कितने जोर से खींच रहा है, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हो। तो यहां पर क्या है, sp3 है, यहां पर sp2 है, यहां पर sp है। अगर हम s का परसेंटेज निकालें तो देखो, एक बार s है, 3 बार p है, मतलब एक बार s 3 बार p, टोटल जो है 4 ऑर्बिटल्स है। 4 ऑर्बिटल्स में एक s ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1। जितना s ऑर्बिटल है वो ले लिया, डिवाइडेड बाय जितने टोटल ऑर्बिटल्स है वो ले लिया, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा 25%। फिर इसमें आ जाओ, इसमें क्या है, एक बार s ऑर्बिटल है, 2 बार p ऑर्बिटल है, टोटल कितने हैं, 3, वो नीचे रख दिया। s ऑर्बिटल कितनी बार है, एक ही बार है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करना 33.3%। ठीक, और sp में कैलकुलेशन करोगे तो देखो, एक ऑर्बिटल s, एक ऑर्बिटल p, टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं, 2। s ऑर्बिटल कितना है, 1, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 50%। तो sp में क्या है, 50% s है और 50% p भी होगा।
sp2 में क्या है, 33.3% एस है और बाकी जो 66.7% या 6% वो जो है पी रहेगा। और sp3 में क्या है, 25% एस है और बाकी का जो 75% होगा डेफिनेटली वो पी होगा, क्योंकि एस और पी को मिलाकर के 100% तो होना ही है। तो एस कैरेक्टर यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा है, यहाँ थोड़ा और ज्यादा है। यहाँ एस कैरेक्टर कम, एस कैरेक्टर ज्यादा, एस कैरेक्टर और भी ज्यादा। एस ऑर्बिटल क्या होता है, छोटा ऑर्बिटल होता है। ठीक, एस ऑर्बिटल जो है वो छोटा ऑर्बिटल होता है और छोटे ऑर्बिटल को मिला करके, छोटे ऑर्बिटल को मिलाने से जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनेगा, छोटे ऑर्बिटल को मिलाने से जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल बनेगा वो भी छोटा रहेगा। राइट, तो एस ऑर्बिटल यहां पर 25%, एस ऑर्बिटल यहां पर 33.3% और एस ऑर्बिटल यहां पर 50%। तो यहां पर एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है, यहां पर एस ऑर्बिटल्स का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है और एस ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट सबसे ज्यादा है। चूंकि एस ऑर्बिटल छोटा होता है इसीलिए बनने वाला जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल भी छोटा होता है। जैसे मान लो हम घर बना रहे हैं, घर बनाने के लिए ईंटें लगाते हैं ना, तो अगर बड़े बड़े ईंटों को लगाओगे, मान लो तुम 100 ईंटों को मिला करके एक दीवार बनाना चाहते हो, तो अगर ईंट बड़ी बड़ी है तो दीवार भी 100 ईंटों की दीवार जो है बड़ी सी दीवार बन जाएगी। और छोटी छोटी ईंटें उठा लाओ और उससे फिर से दीवार बनाओ, तो 100 ईंटों का दीवार क्या होगा, छोटा रहेगा। तो ईंटों की गिनती से फर्क तो पड़ता ही पड़ता है, लेकिन ईंटों का साइज भी डिपेंड करता है, ईंटों के साइज पर भी चीजें डिपेंड करती है। बड़ी बड़ी 100 ईंटें तुमने दीवार बनाया, बड़ा सा ऊंचा सा दीवार बन जाएगा, और छोटा छोटा छोटे छोटे 100 ईंटों को मिलाया और फिर से दीवार बनाया तो छोटा ही दीवार बनेगा। तो एग्जैक्टली वही चीज हम ऑर्बिटल बनाते समय एस ऑर्बिटल जितना ज्यादा मिला देंगे, रिजल्टिंग ऑर्बिटल उतना छोटा होगा। क्यों? क्योंकि एस ऑर्बिटल छोटा होता है। तो इस वे में जो है जब हम यहां पर इन चारों ऑर्बिटल्स को मिला करके 4 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इन तीनों ऑर्बिटल्स को मिला करके 3 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे और इन दोनों ऑर्बिटल्स को मिला करके 2 नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे, तो इसमें एस का परसेंटेज सबसे ज्यादा है और इसमें एस का परसेंटेज सबसे कम है। और चूंकि एस ऑर्बिटल छोटा होता है इसीलिए एस का इन्वॉल्वमेंट, एस का परसेंटेज जितना ज्यादा होगा रिजल्टिंग ऑर्बिटल भी उतना ही छोटा होगा। ठीक, एस ऑर्बिटल छोटा होता है इसीलिए एस का इन्वॉल्वमेंट या एस का परसेंटेज जितना ज्यादा रहेगा, एस को जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे रिजल्टिंग ऑर्बिटल उतना ही छोटा रहेगा। ठीक, ओके। तो कुल मिलाकर के अब हम लोग क्या कहेंगे, हमारी बात चल रही थी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की बढ़ रही है, तो यहां पर छोटा ऑर्बिटल, यहां बड़ा ऑर्बिटल, यहां और बड़ा ऑर्बिटल। क्यों ऑर्बिटल छोटा है? क्योंकि एस का परसेंटेज ज्यादा है। तो देखो जब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास एक छोटा ऑर्बिटल और न्यूक्लियस के पास एक बड़ा ऑर्बिटल, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी? तो देखो छोटे ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन तुम रखते हो, बड़े ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ पास पास होंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन यहाँ दूर दूर होंगे। दूर दूर होने का मतलब अट्रैक्शन कम होगा, अट्रैक्शन कम होने का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत। तो यहाँ इस न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा, यहाँ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा खींच पाएगा। ऑर्बिटल छोटा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को अपनी तरफ ज्यादा जोर से खींच पाएगा। ऑर्बिटल बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉनों को कम खींच पाएगा। इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और दूसरे वाले सिचुएशन में जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी जो है कम कम दिखाई पड़ेगी। राइट, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल छोटा है। क्योंकि ऑर्बिटल छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है तो इलेक्ट्रॉन जोर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को जोर से अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ ऑर्बिटल बड़ा है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को धीरे धीरे अपनी तरफ खींच पाएगा। ठीक, ऑर्बिटल छोटा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को जोर से खींचेगा। ऑर्बिटल बड़ा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को उतना जोर से नहीं खींच पाएगा जितना जोर से यहाँ, और न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉनों को जितना जोर से खींचेगा हम बोलेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है। तो छोटे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बड़े ऑर्बिटल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। वही चीज यहाँ पर काम कर रहा है कि नीचे की तरफ ऑर्बिटल छोटा हो रहा है, एस कैरेक्टर बढ़ने के साथ साथ नीचे की तरफ ऑर्बिटल छोटा हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने से हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर और अच्छा होता जाएगा। ये हाइड्रोजन स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर अक्वायर करता चला जाएगा। तो यहाँ थोड़ा कम एसिडिक, यहाँ थोड़ा ज्यादा एसिडिक, यहाँ थोड़ा और ज्यादा एसिडिक,
और इन तीनों में से केवल यही वाला जो है सोडियम मेटल के साथ इस तरह का रिएक्शन कर सकता है। इन दोनों के हाइड्रोजन्स ठीक है एसिडिक होंगे अपनी जगह पर, लेकिन इतने एसिडिक नहीं है इस सोडियम मेटल के साथ इनका रिएक्शन कराया जा सके। तो सोडियम मेटल जो है इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, सिर्फ इसके साथ रिएक्शन करेगा, राइट। तो हम लोग काफी डेप्थ में चले गए। ओके, फिर से एक और छोटा सा ऐसा ही सिचुएशन। हमारे पास एक टर्मिनल एल्काइन है, ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक है। क्या ये NaOH से रिएक्शन कर पाएगा? क्योंकि अगर ये एसिड है तो ये बेस है, ये हाइड्रोजन एसिडिक है और यहाँ NaOH का जो OH माइनस है, Na पर जानते हो ना प्लस होता है और OH पर माइनस होता है, तो OH माइनस क्या है, बेसिक है, बेस है वो। ये एसिड की तरह से काम करेगा, ये बेस की तरह से काम करेगा। क्या दोनों आपस में रिएक्शन कर पाएंगे? क्या दोनों का रिएक्शन आपस में हो पाएगा? चलो सोचते हैं। देखो ये हुआ अपना एल्काइन, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा माइनस, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन से थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा, उस पर डेल्टा माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस। मतलब हाइड्रोजन को थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन चाहिए। डेल्टा प्लस मतलब अभी पूरा प्लस नहीं है, ठीक, चलो मान लिया 20% प्लस है, 10% प्लस है, कुछ ऐसा ही होगा, तो कह दिया यहां पर 20% प्लस है। अब ये OH माइनस, NaOH का OH माइनस आएगा, आ करके इसके साथ रिएक्शन करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके पास लोन पेयर होता है, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसी को तुम बेस कहते हो, ठीक। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, और जब हाइड्रोजन को इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, दोनों कार्बन को दे दिए जाएंगे, और रिजल्टिंग सिचुएशन हम ऐसे लिख देंगे R≡C, इस पर माइनस का चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन और HOH, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो यही रिएक्शन होगा। क्या ये रिएक्शन हो पाएगा? क्या ये रिएक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये हमको सोचना है। तो देखो पहले नेगेटिव चार्ज कहाँ था, ऑक्सीजन के पास, अभी नेगेटिव चार्ज कहाँ है, कार्बन के पास। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के पास है तब ज्यादा स्टेबल रहेगा या कार्बन के पास है तब ज्यादा स्टेबल होगा? नेगेटिव चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है या यहां ज्यादा स्टेबल है? तो हम जानते हैं ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नेगेटिव चार्ज को खूब अच्छे से स्टेबल बना सकता है। तो डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल है। और यहां पर आओगे तो इसके पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा नहीं होती है, तो डेफिनेटली ये लेस स्टेबल होगा ही होगा। कम से कम ऑक्सीजन के सामने तो ये बहुत ही कम स्टेबल है, ये खूब स्टेबल, ये स्टेबल नहीं है। अभी तुम खूब मजे में यहाँ पर खेल रहे हो, हम तुमको कह दे कहीं और चले जाओ जहां पर तुम्हें मजा नहीं आएगा, तो क्या तुम जाओगे? सर नहीं जाओगे। जब यहाँ पर मजा आ रहा है और कहीं और जाने को कह रहे हैं जहां मजा नहीं आएगा, तब तो तुम नहीं जाओगे ना। तो वैसा ही नेगेटिव चार्ज अभी ऑक्सीजन के पास है, खूब मजे में, खूब स्टेबल है, खूब इंजॉय कर रहा है। अभी हम कह रहे हैं कार्बन के पास जाओ जहां पर बड़ी परेशानी होने वाली है, तो क्या नेगेटिव चार्ज वहां शिफ्ट होगा? आंसर है नहीं शिफ्ट होगा। तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है, ऑक्सीजन पर खूब स्टेबल है, कार्बन पर स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। तो NaOH और एल्कीन आपस में मिलकर के कोई रिएक्शन नहीं कर पाते हैं, ठीक। तुमसे प्रश्न पूछे कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है या कमजोर बेस, तो छोटे क्लासेस से तुम सुनते चले आते हो कि NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, NaOH बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन फिर भी अभी ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है कि इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर पाए। इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराना है तो और भी स्ट्रॉन्ग बेस मेरे को चाहिए। NaOH से स्ट्रॉन्ग बेस पकड़ करके लाओ तो यहां पर रिएक्शन हो सकता है। अब सोचो कि हम लोग कैसा बेस लाए, कौन से बेस को पकड़े जो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सके। तो देखो हम लोग 3 सिचुएशंस लेंगे। एक ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन उस पर माइनस का चार्ज, ठीक, फिर नाइट्रोजन
उस पर माइनस का चार्ज, और फिर कार्बन उस पर माइनस का चार्ज। ऑक्सीजन पर माइनस है, डेफिनेटली इसके पास लोन पेयर होंगे ही होंगे। नाइट्रोजन पर माइनस है, लोन पेयर होंगे ही होंगे। कार्बन के पास माइनस है, लोन पेयर होंगे ही होंगे। तो ये तीन सिचुएशंस, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर दे, ठीक, इसमें जरूरी संख्या में हाइड्रोजन जोड़ दे, तो OH माइनस, NH2 माइनस एंड CH3 माइनस। ठीक है, एग्जैक्टली हमें इन तीनों की बात करनी है। इसमें ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये भी बेस है, ये भी बेस है, ये भी बेस है। ठीक, कितने कितने लोन पेयर है तुम काउंट कर लेना, इसके लिए हम तुम्हें परेशान नहीं कर रहे। हाँ, सबके पास लोन पेयर है। कौन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन सबसे वीक बेस है, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि यहां निगेटिव चार्ज क्या है, स्टेबल है। यहां निगेटिव चार्ज क्या है, कम स्टेबल है। नाइट्रोजन का निगेटिव चार्ज क्या होगा, बीच में रहेगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाइज सोचे तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाईएस्ट है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी कम है, राइट। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी कम है, और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, कम और कम, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है मतलब नेगेटिव चार्ज यहां पर ज्यादा स्टेबल होगा। तो क्या इसे रिएक्शन करने की जल्दी है, तो आंसर है जब वो खूब स्टेबल है, मजे में है, तो फिर जल्दी में क्यों रहेगा। जो मजे में है चुपचाप अपना काम करेगा, उसे तुम कुछ और करने को कहोगे तो करेगा ही नहीं। अगर कोई इंसान परेशान है तब तुम उससे कुछ करने के लिए परेशान कर सकते हो। वो परेशान है, अब तुम उसकी परेशानी का फायदा उठाओ कि उसे लालच दो थोड़ा कि ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हें फायदा होगा। तो वो परेशानी में है और तुम्हारे लालच में आ जाएगा कि वो परेशान है, तुमने लालच दिया कि तुम ऐसा ऐसा करोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, तो काम करने को चल देगा। कोई परेशान ही नहीं है, एकदम इत्मीनान से बैठा हुआ है, तुम उससे कहोगे चलो काम करने चला जाए, तो कहेगा हम इत्मीनान से बैठे हैं, कोई परेशानी है ही नहीं, तो फिर काम करने क्यों जाए, राइट। इतनी समझ इंसानों में बहुत बार नहीं होती है, वो दौड़ते रहते हैं, सब कुछ रहने के बाद भी दौड़ते रहते, चलो थोड़ा और। लेकिन ये एलिमेंट्स जो है समझते हैं, ये स्टेबल है, ठीक, मतलब आनंद में है, इसे कोई बहुत रिएक्शन करने की जल्दी नहीं है। ये थोड़ा कम स्टेबल है, मतलब थोड़ा कम आनंद में है, तो इसे थोड़ा रिएक्शन करने की जल्दी हो सकती है। ठीक, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज बहुत स्टेबल है, इसे रिएक्शन करने की कोई जल्दी नहीं है। ये थोड़ा कम स्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन हो गई, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी कम हो गई, तो थोड़ा कम स्टेबल है, इसे रिएक्शन करने की थोड़ी सी जल्दी हो सकती है। सेम वे इसको देखें तो इसकी स्टेबिलिटी और कम हो गई, कार्बन और भी कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है, स्टेबिलिटी और भी डाउन हो गई, तो इसे रिएक्शन करने की और ज्यादा जल्दी होगी। तो इन तीनों में इससे स्ट्रॉन्ग बेस ये और इससे स्ट्रॉन्ग बेस ये, हम यही तुम्हें फील कराना चाहते हैं कि NaOH होगा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ऐसी बात नहीं कमजोर बेस है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन फिर भी इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ, अगर यही निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाए, कार्बन पर आ जाए, तो ये और भी स्ट्रॉन्ग बेसेज हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक है, नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन का नेगेटिव चार्ज और भी ज्यादा बेसिक है। तो किसी सिचुएशन में कभी भी कुछ ऐसा सिचुएशन फंसे कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर है और नेगेटिव चार्ज कार्बन पर है, पता लगाओ कौन स्ट्रॉन्गर बेस है। तो हम कहेंगे ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन वाला नेगेटिव चार्ज ज्यादा बेसिक होगा, नाइट्रोजन की तुलना में कार्बन का नेगेटिव चार्ज और ज्यादा बेसिक होगा। तो इधर की तरफ नेगेटिव चार्ज लेस स्टेबल होता जा रहा है, और लेस स्टेबल होने का मतलब मोर रिएक्टिव होता जा रहा है, और मोर रिएक्टिव का मतलब मोर बेसिक होता जा रहा है। ठीक, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर बेसिक होता जा रहा है। कभी कभी इसी को हम दूसरे वे में भी डील कर लेते हैं कि लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर, जो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करे वही सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। जो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करे वही सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाएगा। तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मिनिमम रहेगी वो लोन पेयर सबसे आसानी से डोनेट करेगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम एक ही बार में ऐसे निपटा सकते हैं, लेकिन वो फील नहीं आ पाता, हमें फील करना था कि ये बड़ा रिएक्टिव था, इसीलिए इतनी लंबी कहानी हमने कही। हम सीधे सीधे कह सकते हैं ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है सो लोन पेयर अच्छे से डोनेट नहीं करेगा, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है सो लोन पेयर को खूब अच्छे से, खूब आराम से, खूब तेजी से डोनेट कर पाएगा।
ओके, हम लोग कह सकते हैं कि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए लोन पेयर को अच्छे से डोनेट नहीं कर पाएगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, सो लोन पेयर अच्छे से डोनेट कर पाएगा, इसलिए भी ये कमजोर बेस, ये मजबूत बेस, कुछ ऐसे बात कर सकते हैं। लेकिन ये जो हम लोगों ने फीलिंग एक्सपीरियंस किया कि यहाँ से यहाँ जाते जाते रिएक्टिविटी बढ़ रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को फील करना है कि ये स्टेबल है, जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ये कम स्टेबल है, जल्दी रिएक्शन करेगा, या और कम स्टेबल है और भी जल्दी रिएक्शन करेगा। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, लेकिन NH2 माइनस, कोई भी ऐसी चीज जिसमें NH2 माइनस रहे, जैसे NaNH2 लिख दी, ठीक, NaOH, NaNH2, CH3Li, इन तीनों कंपाउंड्स को देखो, NaOH में Na पर प्लस, OH पर माइनस, हमें सोडियम से कोई मतलब नहीं है, हमें हाइड्रोक्साइड से मतलब है। NaNH2 में Na पर प्लस, NH2 पर माइनस, हमें सोडियम से फिर कोई मतलब नहीं है, हमें NH2 माइनस से मतलब है। CH3Li, CH3 पर माइनस, Li पर प्लस, हमें लिथियम से बहुत मतलब नहीं है, हमें CH3 माइनस से मतलब है। तो इसका जो एक्टिव पार्ट है वो है OH माइनस, NaNH2 का एक्टिव पार्ट है NH2 माइनस, CH3Li का एक्टिव पार्ट है CH3 माइनस, और इसकी तुलना में ये स्ट्रॉन्गर बेस है और इसकी तुलना में ये और भी स्ट्रॉन्गर बेस है। इसी तरह से CH3MgBr, मैग्नीशियम पर होगा प्लस, कार्बन पर होगा माइनस, और ये पार्ट जो है बेस की तरह से काम करेगा। तो अगर इन चारों रिएजेंट्स में से बात करी जाए तो NaOH यहां रिएक्शन नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी के तीनों का जो बेसिक पार्ट है NH2 माइनस, CH3 माइनस, CH3 माइनस, ये तीनों जो है, ये तीनों काफी स्ट्रॉन्ग बेसेज है, काफी स्ट्रॉन्ग बेसेज, ठीक। OH माइनस की तुलना में NH2 माइनस काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और NH2 माइनस की तुलना में CH3 माइनस काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये दोनों जो है इतने बेसिक होते हैं कि इसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन NaOH इसके साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इस चीज को माइंड में रखना है। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहे किसी टर्मिनल एल्काइन के साथ, तो कैसे लिखेंगे? NaNH2, इस पर प्लस, इस पर माइनस, ठीक, इस पर है डेल्टा प्लस, इस पर है डेल्टा माइनस। इलेक्ट्रॉन डोनेट करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इलेक्ट्रॉन को इधर ट्रांसफर कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड C, तो हमने दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रखे, कार्बन पर आया माइनस, इसके बगल में सोडियम प्लस लिख दो, और ये NH2 माइनस और H प्लस मिल करके NH3 हो जाएंगे। सेम वे में R C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका रिएक्शन हम CH3Li के साथ प्लान करें, लिथियम पर प्लस, कार्बन पर माइनस, हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर किया, कार्बन पर माइनस, ठीक, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर किया तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ जमा कर सकते हो, और फिर लिथियम प्लस को इसी में चिपका दो, एंड CH3 माइनस और H प्लस मिला करके CH4 हो जाएंगे। सेम वे में वो CH3MgBr वाला पार्ट है, और उसका रिएक्शन यहां लिखना चाहे CH3MgBr, कार्बन पर माइनस, मैग्नीशियम पर प्लस, हाइड्रोजन पर प्लस, कार्बन पर माइनस, ये यहीं पर रिएक्शन करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कराया, R C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, MgBr पॉजिटिव, प्लस CH3 माइनस और H प्लस मिल करके फिर से CH4 बना लेंगे। तो NaOH वाला रिएक्शन, ये रिएक्शन काम नहीं करेगा, ठीक। बाकी ये रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस जो है अच्छे से काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? क्योंकि जो NaNH2 है स्ट्रॉन्गर बेस है, CH3Li है और भी स्ट्रॉन्गर बेस है, ठीक। तो NaOH की तुलना में ये दोनों काफी स्ट्रॉन्गर बेसेस है। NaOH अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इस हाइड्रोजन के साथ उसका रिएक्शन हो पाए, जबकि
NaNH2 और CH3Li और इस तरह के केसेस जहां पर भी नाइट्रोजन और कार्बन पर माइनस होगा, ये इनका बेसिक स्ट्रेंथ इतना होगा कि उनको इस तरह के रिएक्शन में शामिल कराया जा सकता है। तो सिर्फ एक एग्जाम्पल थे। हम लोग और भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं जब नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, हम लोग और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ऐसे सारे केसेस जो है वो इस तरह के मतलब ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो एसिडिक हाइड्रोजन है इसके साथ रिएक्शन सक्सेसफुली जो है इत्मीनान से कर पाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। तो यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आते हैं तो बातें और भी होती हैं। ओके, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं हम। इतना तो हम लोग समझ ही चुके हैं कि टर्मिनल एल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है। अब उसके कुछ और रिएक्शंस, सपोज हमारे पास ये एल्काइन है और हम इसका रिएक्शन पहले NaNH2 से करा दें, कुछ न कुछ XYZ बनेगा, फिर उसका रिएक्शन कह दो CH3Cl मिथाइल क्लोराइड से करा दें, तो क्या क्या चीज़ें बनेंगी वो मेरे को पता लगाना है। तो ये वाला स्टेप तो हम पहले से जानते हैं, ठीक, हमारे लिए यही वाला स्टेप नया है। चलो पूरा करते हैं। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, और NaNH2 में से जो काम की चीज़ है NH2 माइनस, इसको पकड़ो, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, कार्बन पर है माइनस, हाइड्रोजन पर है प्लस, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, एज अ रिजल्ट CH3C ट्रिपल बॉन्ड C कार्बन पर माइनस, ठीक, ये हम पहले से जानते हैं। और ये NH3 बन जाएगा, उसको हमने अवॉइड किया, हमने मेन प्रोडक्ट पर ध्यान दिया कि ये मेरा काम का चीज़ है। ये आगे चल करके इसके साथ रिएक्शन करेगा CH3Cl। CH3Cl में क्या है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा। इस बॉन्ड को ब्रेक करो, इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन को दे दिया जाए, तो कार्बन और मिथाइल के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्डेड C विथ मिथाइल ग्रुप प्लस क्लोरीन, दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के गया तो क्लोरीन पर एक नेगेटिव चार्ज लगा। तो इस वे में बड़ा ही सिंपल रिएक्शन था, हमने पूरा किया। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, उसने हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया, कार्बन पर माइनस का चार्ज आएगा, और जब कार्बन पर माइनस का चार्ज आ गया, इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर डोनेट करके यहाँ पर ऐसे रिएक्शन करेगा, ठीक। इसको एल्किल हैलाइड कह सकते हैं। एल्किल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन जोड़ देते हो तो कहते हो एल्किल हैलाइड, जैसे मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल आयोडाइड, प्रोपाइल क्लोराइड, प्रोपाइल ब्रोमाइड, प्रोपाइल आयोडाइड, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं, बेस की मदद से हाइड्रोजन को हटा करके कार्बन पर नेगेटिव चार्ज बुला रहे हैं, और फिर इस नेगेटिव चार्ज की मदद से एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करा दे रहे हैं। हम लोग ऐसे ही दूसरे रिएक्शंस भी प्लान कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ मिथाइल क्लोराइड ही रहे। हम लोग एक दूसरा रिएक्शन लें, फिर से हम NaNH2 का इस्तेमाल कर ले, कह दो बना कुछ X, और अगले स्टेप में हम प्रोपाइल आयोडाइड CH3CH2CH2I इसके साथ रिएक्शन करें, बना Y। तो हमें फिर से रिएक्शन सीक्वेंस पूरा करना है, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो Na पर प्लस, NH2 पर माइनस, कार्बन पर माइनस, हाइड्रोजन पर थोड़ा प्लस, ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉनों को कार्बन को दे दिया जाए, ये NH3 हो जाएगा, और कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो X की जगह जो काम की चीज़ अगर हम सिर्फ लिख लें, तो कार्बन पर माइनस आया, हम चाहें तो सोडियम प्लस को इसके साथ लिख भी सकते हैं, अदरवाइज जस्ट इग्नोर इट, ठीक। तुम चाहो तो यहाँ सोडियम लिख करके इसके नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करा लो, लेकिन यहीं से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं। आयोडीन पर है थोड़ा सा माइनस, कार्बन पर है थोड़ा सा प्लस, ये यहीं पर जाकर रिएक्शन करेगा, आयोडीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, तो कार्बन के साथ ये पूरा का पूरा ग्रुप तुम जोड़ दोगे। तो अगला जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा कुछ ऐसा,
ठीक। तो हाइड्रोजन को हटाया, नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर नेगेटिव चार्ज को एल्किल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के इस एल्किल ग्रुप को यहीं पर चिपका दिया। तो ये एल्काइलेशन कह सकते हो। एल्किल ग्रुप आया है ना, पहले हाइड्रोजन हुआ करता था, अभी क्या हाइड्रोजन के बदले कोई एक एल्किल ग्रुप आ चुका है, तो एल्काइलेशन। इसी तरह से यहाँ पर भी देखो, पहले हाइड्रोजन हुआ करता था, अब इस हाइड्रोजन के बदले हाइड्रोजन हटा, फिर ये एल्किल ग्रुप चला आया। तो इस तरह से एसिडिक हाइड्रोजन को हटा करके हम कुछ एल्काइलेशन कर सकते हैं, एल्किल ग्रुप्स को लगा सकते हैं। और एल्किल ग्रुप को लगा करके छोटे एल्काइन से, ध्यान देना इसमें 1 2 3 ये छोटा एल्काइन है, छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बना सकते हैं जिसमें कार्बन चेन थोड़ा बड़ा है। तो छोटे एल्काइंस को बड़े एल्काइन में कन्वर्ट करना हो तो इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं कि किसी सुटेबल बेस की मदद से हाइड्रोजन को हटाओ, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अब ये किसी एल्किल हैलाइड, एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल आयोडाइड, इन सबसे रिएक्शन करा दो तो ये कार्बन और एल्किल ग्रुप साथ में हो जाएंगे और छोटे एल्काइन से बड़ा एल्काइन बन जाएगा। तो इस मेथड का इस्तेमाल हम लोग एल्काइंस के कार्बन चेन के लेंथ को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, राइट। रिएक्शन को तुम नाम देना चाहो तो कह सकते हो एल्काइलेशन, एल्काइलेशन ऑफ टर्मिनल एल्काइंस, कि टर्मिनल एल्काइंस का हमने एल्काइलेशन कर दिया। एक और एग्जांपल हम लोग इसी पर लेंगे। सपोज अपने पास ये मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दोनों तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हम इसका रिएक्शन NaNH2 से, फिर CH3I से, फिर एक बार NaNH2 से, और फिर एक बार CH2Br से, ये रिएक्शन पूरा करें। चार रिएक्शंस का सीक्वेंस है। तो क्या बनेगा फाइनली, ये मेरे को पता लगाना है। तो स्टेप बाय स्टेप करते चले जाओ। तो सबसे पहले क्या होगा, NH2 माइनस, ये हम लोगों ने अपना एल्काइन लिया, यहां से NH2 माइनस काम की चीज है उसको उठाया, NH2 माइनस ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, हाइड्रोजन पर प्लस, कार्बन पर माइनस, यहीं पर रिएक्शन करेगा ये। इन इलेक्ट्रॉनों को इधर तुम ट्रांसफर कर दोगे, कार्बन पर माइनस आया। फिर अब इसको लाओ, CH3I, I पर माइनस, कार्बन पर प्लस, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, डोनेट करके कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को आयोडीन को दे दिया जाए, यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा वो लिख दें हम तो, ठीक। और फिर इसके बाद फिर से NaNH2 है तो NH2 माइनस को एक बार फिर से पकड़ा जाए, NH2 माइनस, ये क्या करेगा, इसी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पर रिएक्शन करेगा, इसी बॉन्ड को वजह से टूटना है। तो अब हम सीधा सीधा लिख दें कि रिएक्शन के बाद इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और फिर इसके बाद CH3 CH2Br, ठीक, इस पर है प्लस, इस पर है माइनस, ये यहीं पर आकर रिएक्शन करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करके इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन को दिया, तो इथाइल ग्रुप इस कार्बन के साथ। तो CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्डेड विथ कार्बन एंड मिथाइल, राइट। तो अगर हम यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से होते हुए हम यहाँ तक आए हैं, तो एक तरफ का हाइड्रोजन हटाया, एक एल्किल ग्रुप लगा दिया, फिर दूसरी तरफ का हाइड्रोजन हटाया, दूसरा एल्किल ग्रुप लगा दिया, राइट। और किया कैसे कैसे, पहले बेस, फिर एल्किल हैलाइड, फिर बेस, फिर एल्किल हैलाइड। बेस क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर वहाँ पर एल्किल ग्रुप, फिर बेस क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को हटाएगा, फिर वहाँ पर फिर से एल्किल ग्रुप। तो इस वे में हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन्स को ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्टेड एसिडिक हाइड्रोजन को हटा हटा करके उसके बदले में वहाँ पर हम एल्किल ग्रुप्स लगा सकते हैं, राइट। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से टर्मिनल एल्काइंस पर हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल ग्रुप लगाया जा सकता है, और छोटे एल्काइन की मदद से, छोटे एल्काइन से शुरू करके हम चाहते तो यहाँ रुक सकते थे, बड़ा एल्काइन तो बन ही चुका है, या और भी रिएक्शन आगे बढ़ा करके और भी बड़े एल्काइन तक पहुँच सकते हैं। तो छोटे एल्काइन को बड़े एल्काइंस में कन्वर्ट करने के लिए
एसिडिक हाइड्रोजन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से होने वाला एक और रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट। AgNO3 प्लस NH4OH का मिक्सचर, इस मिक्सचर को तुम कहते हो टॉलेंस रिएजेंट। ठीक, और ये मिक्सचर एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ कनेक्टेड एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर जाता है। सपोज अपने पास एक टर्मिनल एल्काइन है जो इस तरह का है और उसका रिएक्शन हम AgNO3 प्लस NH4OH के साथ करा रहे हैं। होगा क्या, इस हाइड्रोजन को हटाओ और इसके बदले में सिल्वर, C ट्रिपल बॉन्डेड विथ Ag, और इसका NH4 और इसका NO3 एक साथ मिला दो तो NH4NO3, इसका H और इसका OH एक साथ मिला दो तो वाटर। इसको तुम कह सकते हो सिल्वर एल्काइनाइड, और ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, नीचे डिपॉजिट हो जाएगा, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। दोनों तरफ हाइड्रोजन रहता तो दो बार रिएक्शन होता, राइट। जैसे अगर सपोज ये वाला सिचुएशन रहता तो हम लोग कहते हैं 2 बार सिल्वर नाइट्रेट प्लस 2 बार NH4OH मिला करके दोनों तरफ प्लस ट्वाइस NH4NO3 प्लस ट्वाइस वाटर। तो टॉलेंस रिएजेंट की मदद से जो है हम लोग इस हाइड्रोजन को हटाकर उसके बदले में सिल्वर लगा सकते हैं, और इस रिएक्शन का बहुत बार इस्तेमाल करते हैं टर्मिनल एल्काइंस और नॉन टर्मिनल एल्काइंस के बीच में अंतर करने के लिए, क्योंकि जो नॉन टर्मिनल एल्काइंस होंगे उसमें ये हाइड्रोजन होगा नहीं, तो वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो कोई एल्काइन टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल, ठीक, उसमें ये वाला हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराया और रिएक्शन करा के अगर वाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिल गया तो इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिला या प्रेसिपिटेट नहीं मिला तो मतलब रिएक्शन नहीं हो रहा है। और बिल्कुल इसी से मिलता जुलता एक और रिएजेंट है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। क्यूप्रस क्लोराइड क्या होता है, Cu प्लस, इसको क्यूप्रस कहते हैं, और इसके साथ क्लोराइड जोड़ दो तो Cl माइनस, ठीक, प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा तो CuCl। इसे हम लोग क्यूप्रस क्लोराइड कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है कि क्यूप्रस क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर के साथ में रहते हैं, तो इसे हम ऐसे न लिख करके Cu2Cl2 लिखना पसंद करते हैं प्लस NH4OH। तो ये मिक्सचर भी इस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ वैसा ही रिएक्शन करेगा। हाइड्रोजन को हटा करके कॉपर लगा दोगे, तो अगर हम रिएक्शन तुम्हारे लिए बैलेंस कर दें, लिख दें तो Cu2Cl2 प्लस NH4OH, ठीक, रिएक्शन होगा, जहां हाइड्रोजन है वहां पर कॉपर आ जाएगा, तो सिल्वर एल्किनाइड की जगह क्यूप्रस एल्किनाइड, और ये रेड कलर का प्रेसिपिटेट, और NH4 प्लस और Cl माइनस मिलाकर के NH4Cl और वाटर। हमें एक ही कॉपर की ज़रूरत है, इसीलिए इसको हम लोग 1/2 कर दें, कम हो जाएगा। और अगर ऐसा सिचुएशन है कि दोनों तरफ हाइड्रोजन है और फिर से ये रिएक्शन हम रिपीट करना चाहें तो Cu2Cl2 के साथ और NH4OH के साथ रिएक्शन कराओगे, एक कॉपर इधर एक कॉपर इधर, कॉपर एंड कॉपर, और NH4 प्लस और Cl माइनस मिल करके NH4Cl, तो रिएक्शन इस पर बैलेंस भी हो जाएगा। हमें 2 कॉपर चाहिए थे, दोनों कॉपर एक साथ एक ही बार में मिल जाएंगे। नाम लिखना चाहो तो क्यूप्रस, ठीक, ये एसिटिलीन कहते हैं इसको ना, तो इसको कहते हैं एसिटिलाइड, क्यूप्रस एसिटिलाइड। इसको एल्काइन कहते हैं तो एल्किनाइड,
और इसको एसिटिलीन कहते हैं, तो एसिटिलाइट। तो इस वे में ये भी जो है टॉलेंस रिएजेंट के ही जैसा काम कर रहा है। टॉलेंस रिएजेंट जो कि अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट था, और Cu2Cl2 + NH4OH का मिक्सचर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, ये दोनों ही जो टर्मिनल एल्काइंस का एसिडिक हाइड्रोजन है उसको डिस्प्लेस करने में सक्सेसफुल रहते हैं। तो इनकी मदद से ज़रूरत पड़ने पर हम लोग टर्मिनल एल्काइंस और नॉन टर्मिनल एल्काइंस दोनों के बीच में अंतर कर सकते हैं। तो फिलहाल इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। इस क्लास में हमने काफ़ी सारी बातें की। हमने शुरुआत की कि एल्काइंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर इस बात पर डिस्कशन किया कि टर्मिनल एल्काइंस का जो हाइड्रोजन होता है वह एसिडिक होता है। फिर इस बात को समझा कि कौन कौन से बेसेज हैं जो इस हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हैं, और फिर इस हाइड्रोजन को हटा करके एल्किल ग्रुप कैसे लगाते हैं वो हम लोगों ने सीखा। और साथ ही साथ लास्ट में ये देखा कि अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की मदद से किस तरह से हम टर्मिनल और नॉन टर्मिनल एल्काइन में अंतर कर सकते हैं। अगर ये प्रेसिपिटेट बने तो टर्मिनल एल्काइन, और प्रेसिपिटेट न बने तो नॉन टर्मिनल एल्काइन। इस क्लास में हमारी तरफ से इतना ही। चलते हैं हम, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।